सभी साथियों को जय जोहार। मेरा वक्तव्य शुरू होने से पहले मैं ये जो धरती है बासिया सरपोटा की धरती को नमन। इस मंच पे जो जिनकी प्रतिमाएं लगी हैं, इन सारे महापुरुषों को मेरी ओर से नमन करना चाहूंगा। जिस महान व्यक्ति ने हमारे भारत देश का एक महान संविधान बनाया है, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान बनाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन। उस संविधान में आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी को नमन। और इस आदिवासी इलाके के अंदर जब राजा रजवाड़ा अंग्रेजों का जो शासन चलता था, उस दौरान एक भुखमरी चलती थी। तो रॉबिन हुड पांडे के नाम से जो अमीरों को लूट के गरीबों को, जो भुखमरी से जो मर रहे थे लोग, उनको खिलाने का काम करते थे। उन रॉबिन हुड पांडे टाटा मामा को नमन करना चाहूंगा। इस पूरे इलाके में अगर भक्ति के क्षेत्र में बात करें और भक्ति के माध्यम से, शांति के माध्यम से आदिवासी समाज के अंदर जन जागृति लाके अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों की गुलामी से बाहर लाने का काम किया। गोविंद गुरु महाराज को भी नमन करना चाहूंगा। इन्हीं क्रम में हमारे जितने जो योद्धा हैं, और हम मां बालेश्वर जी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस बांसवाड़ा पूरे जिले के अंदर आदिवासी समाज हो, अन्य समाज हो, सारे समाजों को एकजुट करके यहाँ के हक अधिकार को लेके इस क्षेत्र में काम किया। उनको भी नमन करना चाहूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने जो महापुरुषों के मैंने जो नाम लिए, उन महापुरुषों के जो विचार थे, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम मैं और मेरी भारतीय आदिवासी पार्टी करेगी। और आने वाले समय में अनवरत करती रहेगी। इन विचारों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने हर प्रकार की बात बताई, हमारे क्षेत्र की बात बताई, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार को लेकर बात बताई। और ये हमारा जो देश एक लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में विचारों के आधार पे जनता इन पार्टियों को मत देती है, उन नेताओं को मत देती है और विधानसभा लोकसभा में भेजती है। आज मुझे भी 84 की जनता ने दूसरी बार विधायक बनाया, और वो भी राजस्थान की 200 विधानसभा के अंदर। उस दौरान 199 विधानसभा में एक साथ चुनाव हुआ था, और उसमें परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक मतदान 84 की जनता ने मुझे बहुमत देके जिताया था। उससे पहले 2018 में मुझे जिताया 84 की जनता ने। और आज मेरा सौभाग्य है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो जनता है, उस जनता की भावना थी कि ये व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय के हक अधिकार की बात को लेके, एससी समुदाय के हक अधिकार की बात को लेके, माइनॉरिटी समुदाय के हक अधिकार की बात को लेके
और साथ ही इस क्षेत्र के अंदर अन्य समुदाय जो मानवता में विश्वास करता है, इन सारे लोगों की जो भावना है, उनकी बात है लोकसभा में ये व्यक्ति पहुंचाएगा, ये आपने विचार किया। और आपके विचारों से हमारे पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली है, इस भारत आदिवासी पार्टी में हाईकमान नहीं होता है, और इस पार्टी में हाईकमान आम जनता, आम कार्यकर्ता होती है। और आपकी भावना के अनुरूप मुझे इस लोकसभा क्षेत्र का सांसद प्रत्याशी बनाया, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस भावना से आपने मेरा सिलेक्शन किया है, उसी भावना से मेरा इलेक्शन भी करोगे, ये मुझे उम्मीद है आप सबसे। मैं आप सबको भरोसा भी दिलाना चाहूंगा, इस देश को आजाद कराने में, इस क्षेत्र के अंदर आजादी से पहले जो शोषणकारी नीति वाले लोग थे, उनके खिलाफ ये जो जितने जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने अपने विचारों के माध्यम से इस क्षेत्र में जन जागरण किया, लोगों को जागरूक किया और अपने हक अधिकार के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित किया। और मैं वही विचार, ये जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को उन्हीं के विचारों के माध्यम से मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण को लेकर महासम्मेलन, ये जो शब्द है, ये शब्द आते ही कई सवाल पैदा करता है अपने दिमाग में कि हमारा देश का संविधान लागू हुआ 1950 को, और आज 2024 हो गया, और अभी तक उस संविधान के अंदर जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया। उस बात को लेके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरे देश का एसटी एससी माइनॉरिटी समुदाय संविधान को धरातल पे लागू करो, उस बात को लेके आंदोलन कर रहा है। बड़े दुख की बात है कि संविधान बना और देश पे जो लागू हुआ, हम कहते हैं 26 जनवरी 1950 को, लेकिन मूल रूप से उसके संविधान के अंदर जो प्रावधान थे, वो प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए हैं। और देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय पार्टी के लोग कहते हैं देश विकासशील से विकसित हो रहा है, कहते हैं विश्व के अंदर हमारे भारत देश एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने लग गया है। लेकिन देश के अंदर देखा जाए, आज से 5 साल पहले जिस 5वीं स्कूल के अंदर 70 बच्चे पढ़ रहे थे, और आज उसी 5वीं स्कूल के अंदर 35 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज से 5-10 साल पहले हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पे जो कर्जा था, और आज देखें वो कर्जा 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। आज जो कुपोषण का जो स्थिति है, आज से 5 साल पहले जाएंगे तो इतना कुपोषण नहीं मिलेगा जितना आज कुपोषण है। जो देश में मीडिया के माध्यम से, मैं सारे मीडिया पे सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो देश की सच्चाई को छुपा रहे हैं और पार्टियों के इशारों पे, सरकारों के इशारों पे इस देश के लोगों तक गुमराह करने वाली बातें फैलाई जा रही है। इस देश के लोगों को अंधकार में रखा जा रहा है, और हम देश में वर्तमान देख सकते हैं। मेरा वक्तव्य, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा
हमारे समाज के कुछ पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी कहते हैं, हमारे समाज के जो नेता कांग्रेस बीजेपी में दिग्गज बने हुए हैं वो कहते हैं आरक्षण पूरा मिल रहा है। कोई कहता है आरक्षण की जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि आरक्षण मिलना था मिल गया और फालतू गुमराह कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता विचार करती है, हम कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए, वो कहते हैं आरक्षण मिल गया, कोई कहता है आरक्षण पूरा मिल रहा है। और हमारे क्षेत्र की जनता कंफ्यूज रहती है कि हकीकत क्या है। हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा वो भी कंफ्यूज रहता है कि आरक्षण क्या है। और दुख की बात यह है कि हमारे पाठ्यक्रम में बेमतलब की चीजें डाली जा रही है। अगर देश के अंदर आरक्षण को लेकर जो चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं भ्रमित किया जा रहा है। देश के आरक्षित वर्ग को, युवाओं को अगर क्लियर करना चाहिए था तो संविधान के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था रखी गई है उसको हमारे पाठ्यक्रम में लागू कर दिया होता तो आज हर युवा को पता होता कि मेरा रिजर्वेशन संविधान के अंदर इतना है, शेड्यूल एरिया में इतना है, नॉन शेड्यूल एरिया में इतना है। लेकिन होता क्या है, वो आरक्षित वर्ग का युवा आरक्षण को जान जाएगा, समझ जाएगा, संविधान में प्रावधान क्या है समझ जाएगा, तो वो सवाल खड़ा करेगा उन राष्ट्रीय पार्टियों से, उन नेताओं से जो आते हैं कहते हैं कि राम के नाम से वोट देना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने के नाम से वोट देना, ये बोला उन्होंने? इस क्षेत्र में शिक्षा में गिरावट हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, इसके नाम से वोट देना, ये नहीं बोला। और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे नेता पैदा हुए हैं जो खुद के समाज का तो भला नहीं किया, लेकिन जिस पार्टी का खाया, जिस पार्टी में पद प्राप्त किए, ऊंचे ओहदे पे गए, उस पार्टी के भी नहीं हुए। जिस पार्टी के अंदर गए हैं उनको कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति उनके समाज का नहीं हुआ, जो व्यक्ति उसकी पार्टी का नहीं हुआ, वो तुम्हारा कतई नहीं हो सकता है। और इस क्षेत्र में देखा है मैंने, हमारे जनरल वर्ग के भाइयों को जाके ये भड़काते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बोलते हैं। तो हमारे उन भाइयों को भी कहना चाहूंगा, जो खुद के समाज का नहीं हो सकता है वो आपका कभी नहीं हो सकता है। ये विचारधारा सच्चाई को लेकर लड़ रहे हैं। ये विचारधारा हम कहते हैं, हम आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं, मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए बात रखूं। साथ ही क्षेत्र के अंदर हमारे एसटी समुदाय के भाई हैं, माइनॉरिटी समुदाय के भाई हैं, इसके अलावा किसी भी वर्ग का गरीब भाई है, उसकी कोई भी बात होगी, कोई भी समस्या होगी, उसका निराकरण करेंगे हम लोग। और ये देख सकते हो हमारे 84 क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति ने हमको मत दिया और मुझे मेरी विधानसभा में प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया था और हाईएस्ट मत राजस्थान में टॉप 2 में लाके रख दिया मुझे। आरक्षण व्यवस्था को लेकर कुछ आंकड़े मैंने क्लियर किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियों का, लेकिन इस मंच के सामने ही हमारे खाकी वर्दी वाले भाई दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनके डिपार्टमेंट का कुछ आंकड़ा बता दूंगा। मैंने एक लेटर लिखा था 2020 में कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था को लेकर 2013 के अंदर जो अधिसूचना जारी की है वो इस क्षेत्र के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने अनुसूचित क्षेत्र के 1700 सरपंचों को पत्र लिखा था, सारे एमएलए एमपी को पत्र लिखा था, पूर्व एमएलए प्रधान को पत्र लिखा था।
मैंने 2000 के करीब लेटर लिखे थे और उस लेटर में हेडिंग लिखी थी कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने। और उसी वर्ड को मैं आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैंने क्यों बोला था। ये समय का अभाव है, मैं शॉर्टकट निपटूंगा। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हमारे युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सभी गांठ बांध के रखना है, वो गुस्सा अंदर समाहित करके रखना है। और जब लोकतंत्र में एक अवसर आता है हर 5 साल में, उस दिन ये बदला एक साथ लेना है और उनका रगड़ा निकालना है। 2013 की अधिसूचना हुई पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती 2013, 2016 और 2018, 3 भर्तियों के अंदर 2312 कुल पद आए। मैं ये आज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने, और मुख्य रूप से 2013 में जो मंत्री थे, वर्तमान विधायक थे, जो ईडी के डर से आज भाजपा में चले गए, उनके ही कर कमलों से यह लागू किया गया था। अब इसमें क्या है प्रावधान? इन 3 भर्तियों की बात करें, कांस्टेबल भर्ती 2312 कुल पद आए। प्रावधान यह किया गया 45% एसटी को, 5% एससी को और 50% ओपन कैटेगरी को दे दिया जाएगा। मतलब ओपन कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, एससी का व्यक्ति जा सकता है, एसटी का व्यक्ति जा सकता है। ये बात बोली उन लोगों ने, लेकिन आंकड़ा क्या आता है? मैं ऑल ओवर अगर बात करूं, एसटी को मिले 828, 2312 में से एसटी को मिले 828 और वो 35% पद मिले, 45% पूरा नहीं मिला। वही बात करें ओपन कैटेगरी के जो पद आए 1156 और उनको मिलने 1359, 58%, और उसमें एसटी एससी का रिजर्व कैटेगरी के लड़के गए 12 लड़के। और वही ये सामने खड़े में कहना चाह रहा, उनकी पदोन्नति होती है, उनके पदों की गणना अपने कैटेगरी में लेते हैं। और कुछ नेता कहते हैं, ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हर व्यक्ति को अपना हक मांगने का अधिकार है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटों के साथ अन्याय होता है और एक बेटा इस सारी जमीन लेके खड़ा खाता है, तो क्या 3 बेटे आवाज नहीं उठाएंगे? तो इस क्षेत्र में हमारा अन्य समाज का व्यक्ति रहता है, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी भी वाजिब मांग को हम रखेंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जिस सर्टिफिकेट लगा के हम यहाँ पर आए हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पे एमएलए एमपी बनते हैं, तो जिस समाज का सर्टिफिकेट लगाया है उस समाज के हक अधिकार के लिए अगर हम नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा? इस आधार पे पुलिस भर्ती का अगर देखा जाए तो हमारे लड़कों का 300 पद के आसपास नुकसान हुआ। उस मां पे क्या गुजरी होगी जिस मां ने बच्चे को अपनी जमीन, अपने जेवरात गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाया होगा, उम्मीद की होगी मेरा बच्चा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, नौकरी लगेगा। लेकिन इस प्रकार की अधिसूचना के कारण वो बच्चा आज नौकरी नहीं लगा और वो बच्चा आज गुजरात में जाके मजदूरी कर रहा है और उस मां के सपने अधूरे के अधूरे रह गए। ये लड़ाई उनके लिए है, सूद समेल वसूल करेंगे। और ये किसी समाज को हम दोष नहीं देना चाह रहे हैं, हम दोष उस नेताओं को देना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी पेटियां भरने का काम किया, टिकट लेने का काम किया और इतना कमा लिया कि ईडी के डर से भाग गए। गजब सुनता हूं मैं। एक दिन कहते थे हम पे आरोप लगाए और फिर बाद में 2 दिन बाद कहते हैं ये तो जुमला था, कहते हैं कि मोदी ने जुमला दिया था, और आज कहते हैं कि मोदी के विजन से प्रभावित होकर गया हूं।
मोदी जी के जुमले के विजन से प्रभावित होके गए हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो भी जुमलेबाज से कम नहीं है। हमें उनसे भी पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है। उनके कई जमीन का बंटवारा हमारा नहीं है, लेकिन उनको इस क्षेत्र की जनता ने बड़ा लीडर माना था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशा रखी थी उनसे कि ये नेता है बड़ा, हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेगा। इन आशाओं पे पानी फेरने का काम किया है। मुझे कई जगह से जानकारी मिली, बुजुर्ग लोग जो रात दिन उस आदमी के लिए, उस पार्टी के लिए घूमते थे, खुद का पैसा खर्चा करके इन लोगों ने कई दिनों से दुश्मनी ले ली उस व्यक्ति की वजह से, उस पार्टी की वजह से, और आज बेचारे वो बुजुर्ग लोग रो रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के अंदर यही भारत आदिवासी पार्टी है जो सच्चाई को लेकर लड़ने का काम करेगी। और आप देख सकते हो, उदयपुर संभाग की बात करें कि कांग्रेस कभी नहीं बात कर रही है कि शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, स्कूलों में व्याख्याता लगने चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, हमारा अनाज जो पकड़ा है उसको एमएसपी रेट मिलनी चाहिए, बात नहीं करेगी। बीजेपी भी वो बात नहीं कर रही है। बीजेपी कह रहे हैं मैं किसी भगवान या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो धर्म के नाम से, भगवान के नाम से वोट लेके राज करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का मैं घोर विरोधी हूं और विरोध करता रहूंगा। यहां पर हुआ था, जिनको आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये माही विस्थापित होके लोग कटेनावर पे, ये माही डैम से विस्थापित होके लोग प्रतापगढ़ में रह रहे, आपके आसपास तो रह रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच के अंदर लोग रह रहे हैं। और जो ये डांस ऑफ इंडिया में जो 5 बच्चियां गई थी, जिनका आपने सबने नाम सुना होगा, गली गर्ल्स के नाम से जो लड़कियां है, नीमच में रहती है, झोपड़ियों में रहती है, उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, आज तक भी उनको जमीन का पट्टा नहीं मिला है। वो नीमच के नहीं है, ये माही से विस्थापित होके गए हुए लोग हैं। और आज कह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग विस्थापित होके गए, उनको जमीन नहीं मिला आज तक। हमारे इन महापुरुषों ने अपनी जान गंवा दी इस क्षेत्र में सामाजिक जन जागरण के लिए, हक अधिकार के लिए। उनके नाम से नामकरण नहीं करना है, और ऐसे नाम से नामकरण करना चाह रहे हैं। करना है तो इस क्षेत्र में जो लोग थे, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र के लिए काम किया है, मामा बालेश्वर आदिवासी नहीं थे, लेकिन आदिवासी समाज आज उनको भगवान की तरफ पूछता है, क्योंकि आदिवासी के लिए काम किया। हम हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज का सम्मान करेंगे जो मानवता में विश्वास करता है, और उस हर व्यक्ति और उस हर धर्म का विरोध करेंगे जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच करता है, उन सबका हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। और आज बात करें, एक नारा लगाया जा रहा है 400 पार। क्या नारा लगा रहे हैं? 400 पार। अंग्रेजों और मुगलों ने इस देश को कम लूटा था, उससे भी खराब स्थिति से ये लोग इस देश को लूट रहे हैं। इसका असर आदिवासी या एससी को ही नहीं है, इसका असर पड़ेगा हर वर्ग के व्यक्ति को, आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये लोग बहुत बुरी तरीके से इस देश को लूट रहे हैं। एक वक्त था 2013 के अंदर, वो नारा लगाते थे वही वो व्यक्ति कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और आज जितने देश के अंदर खाने वाले लोग थे, उन सबको वो साथ में मिला के कह रहे कितना लाओ लाओ, बंटवारा करते हैं। ये सारी बातें होगी, लेकिन हमको करना क्या है? हमको उनको सबक सिखाना है, उन नेताओं को एहसास कराना है कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में संविधान ने जनता को ताकत दी है, जिसे हम लोकतंत्र की कुंजी कहते हैं, जो वोट है।
और हर 5 साल में उसका अवसर आता है। आज मुझे कहते हैं एमएलए साहब बहुत बड़ा दिग्गज आदमी है, बहुत पैसा है, कहते हैं टक्कर लेनी पड़ेगी, कहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता चुनाव लड़ रही है और ये जनता पैसों के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। ये जनता सुख सुविधाओं के लिए मेरे साथ नहीं है, ये जनता स्वाभिमान के लिए है। इस जनता के अंदर जो साथ मेरे साथ जुड़ रहा है, संगठन के साथ जुड़ रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान जगा है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत जगी है, इसलिए मेरे साथ जुड़े। और देश के इतिहास उठा के देख लो, आजादी से पहले भी जो राजा रजवाड़ा या मुगलों की सेना होती थी तो सोना में भर्ती होता था सिपाही, तो सैलरी के लिए होता था, तनख्वाह मिलती थी, या किसी राजा से एग्रीमेंट होता था, सहयोग में पूरी सेना भेजता था तो रियासत क्षेत्र की कुछ जमीन को लेकर सौदा होता था। लेकिन वो सेना युद्ध के मैदान में टिकती नहीं थी। और यही देश के इतिहास उठा के देख लो कि मुगल के अकबर के सामने इस देश के सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा था जिसने मुगलों के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि देश के अंदर सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि देश के अंदर अन्य जो राजा थे उनकी जो सेना थी वो सैलरी पे थी, तनख्वाह पे थी। देश के अंदर जो अन्य राजा थे उनके सहयोग में आई हुई सेना कुछ जमीन की लालच में आई थी मदद करने, लेकिन राणा प्रताप के साथ में जो सेना थी वो तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, वचन वाली सेना थी, और वो भीलों की सेना थी। किसकी सेना थी? भीलों की सेना थी, पठानों की सेना थी। अगर वो तनख्वाह वाली सेना होती तो युद्ध के मैदान में टिकती नहीं। वो स्वाभिमान के लिए, अपने वचन के लिए गई थी राणा प्रताप के साथ, और इसीलिए देश के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से उनको जाना जाता है। और उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, वो भाई भी उनके साथ में नहीं थे। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप को किसने साथ दिया। उनके परिवार के लोग भी हट गए थे, वो भी मान सिंह की गोद में जाके बैठ गए थे। उस कुल के लोग हैं ये। और मुझे पता है कि इस कांग्रेस और बीजेपी के बहकाव में आके उनसे पैसा लेके ये काम नहीं करेंगे। ये लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, ये वचन के लिए काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि हमारे लोगों ने महाराणा प्रताप को वचन दिया था, तनख्वाह नहीं ली थी। फौज में हमारे लोग भर्ती नहीं हुए थे, तनख्वाह की बेसिस पे नहीं हुए थे। पूरा गांव के सिपाही लोग, जवान लोग गए थे, वो वचन दिया था। और इस लड़ाई में, इस मैदान लोकसभा क्षेत्र में मुझे उम्मीद है पैसों वाली सेना नहीं टिकेगी, वचन वाली सेना टिकेगी। क्योंकि उनके साथ जो सेना है वो पैसों वाली सेना है, तनख्वाह वाली सेना है, दहाड़ी वाली सेना है, और हमारे साथ वचन वाली सेना है, स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। बातें बहुत सारी अंत मंच आएंगे, उस पे करेंगे। हमारी लड़ाई सीधी सी है कि इस क्षेत्र में संविधान के अनुरूप आरक्षण लागू हो जाए। यहां का कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त क्लियर कर दे कि संविधान के भाग इसमें 5वीं अनुसूची के तहत क्या प्रावधान है, कितना आरक्षण मिलना चाहिए। आरएस भर्ती की अगर बात करें, हमारी जो मांग है दूसरी, प्रशासनिक सेवा के अंदर हमारे यहां के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
हमको एक लेलू पोस्ट दे दिया, अधीनस्थ सेवा के अंदर भर्तियां देंगे, पद देंगे। और उसमें भी मैंने देखा 3 भर्तियां 2013, 2016, 2018। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अधीनस्थ सेवा के 109 पद आए। एसटी के लोगों को मिले 42, ओपन कैटेगरी में गए 67 और एससी समाज को मिले 0। और ओबीसी वालों को तो पता ही नहीं है कि हम है कौन, हम आते कहां है वही नहीं पता है उनको। और मैं कहता हूं इस क्षेत्र से अगर ओबीसी की किसी ने आवाज उठाई थी, राजकुमार रोत ने उठाई थी। हम हर व्यक्ति की बात करेंगे, लेकिन हमारा हक किसी को मारने नहीं देंगे। एससी समुदाय को 0 सीट तीनों भर्तियों में और अधीनस्थ सेवा के अंदर 67 पद आए। उसमें एसटी एससी रिजर्व कैटेगरी का एक लड़का नहीं गया। हमारे साथ 13 से 14 अधीनस्थ सेवा के आईएएस अधिकारियों के पद मारे गए। इसका गुनहगार कौन? जो ईडी के डर से भाजपा में गए वो है। ये लड़ाई बेरोजगारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की लड़ाई है। हम सबको लड़ना है। ये चुनाव जीतने तक का उद्देश्य नहीं है, नारे लगाने या पार्टी का नाम लेने तक का उद्देश्य नहीं है। हमको हमारा समाज बचाना है, हमारा देश बचाना है। ये देश का संविधान अधिकार देता है हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने हक अधिकार की बात करने का अधिकार है और करना चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है। मुद्दे अनेक हैं। ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, उस नारे को समझना। इन लोगों की चाल है ये संविधान बदलने की, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और आप सुन लेना, अभी एक उदाहरण है कि 26 जनवरी पे बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने से टीचर को एपीओ कर दिया जाता है। जिस पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर से दिक्कत है, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? ये अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति देश की करने वाले हैं। और हम सबको मिलके, और ये पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी या इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक सीमित रहने वाली नहीं है। ये पार्टी अरब सागर से लगा के बंगाल की खाड़ी तक जितने जो स्टेट पड़ रहे हैं, और हमारे साथ हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ रहा है। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है, मेरी बात पे आप गौर करोगे कि युद्ध के मैदान में सैलरी वाली जो तनख्वाह वाली सेना नहीं टिकती है, युद्ध के मैदान में वचन वाली और स्वाभिमान वाली सेना टिकती है। और वही सेना मेरे साथ है। मुझे पता है हमारे लोग गरीब है, कमजोर है हमारा कार्यकर्ता, लेकिन मुझे यह भी पता है कि उस व्यक्ति के अंदर जमीन जिंदा है, उसका स्वाभिमान नहीं मरा है। वो व्यक्ति डट के मुकाबला करेगा और पूरे भारत की रोमांचक सीट ये होगी। और मुझे दुख भी है, मेरे 84 के कार्यकर्ताओं का दुख है, मेरा भी दुख है कि 84 की जनता ने शानदार मैंडेट दिया था मुझे। मेरी भी इच्छा थी मैं 84 के अंदर ही रहूं, मेरे कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी 84 के अंदर रहूं, लेकिन बांसवाड़ा वाले ही नहीं माने। और आपको ये तिरवाने का काम करना है और ये बेड़ा पार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहूंगा, देश के अंदर भाजपा के नेता बहुत प्रताड़ित थे, और विशेषकर बांसवाड़ा में जो भाजपा के नेता बेचारे बहुत प्रताड़ित थे, हमसे भी ज्यादा प्रताड़ित थे। बचपन में बच्चा रोता था, मां कहती थी भूत आ जाएगा सो जाए। और यहाँ भाजपा के नेता इतने प्रताड़ित थे, हल्का सा बेचारा कुछ करता है, कहते हैं ईडी आ जाएगी, चुप हो जा। आ जाओगे तो ईडी आ जाएगी। मोदी जी की ईडी आ जाएगी, चुप हो जाएगा। वो चाहता बहुत कुछ है बेचारा, पर अंदर से डर हुआ है।
उनको भी कहना चाहूंगा, आप चिंता मत करो, आपके विचारों को यहाँ रखने का अवसर मिलेगा। इस संगठन के साथ जुड़ो और इस क्षेत्र की जनता के लिए, युवाओं के लिए, हक अधिकार के लिए आगे बढ़ो। हम आपको साथ में लेके चलने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान।